हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेक्चर है लेक्चर 5। बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या चीजें देख ली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। हमने स्टार्टिंग करी थी नर्वस टिश्यू से कि भी नर्वस सिस्टम में जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोग्लायल टिश्यू होते हैं और उनका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। डिटेल में सारी चीजें हमने देख ली थी। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने देखे थे on the basis of myelin sheath, on the basis of type of impulse they carry, sensory, motor and interconnecting जो function वो perform करते हैं। on the basis of polarity हमने देखा था unipolar, bipolar, multipolar, pseudo unipolar हमने देखे थे बच्चों। न्यूरोग्लायल टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स हमने देखी थी। उसके बाद फिर बच्चों हमने स्टार्ट करा था सीएनएस। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस की सीएनएस का डेवलपमेंट कैसे होता है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस जो है वो करीब करीब 5 से 6 साल की उम्र तक हो जाता है। न्यूरल ट्यूब जो कि एक एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उससे ही हमारा पूरा सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट होता है। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसका वो ब्रेन में डेवलप होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्पाइनल कोड में डेवलप होता है। अब आज का जो लेक्चर है बच्चों, यहां से हम क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भी हम ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था, पूरे नोट्स आपके पास है बच्चों, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं ऐप से, तो आप देखना उन हैंड रिटन नोट्स में ऑलरेडी पिछले लेक्चर को आप खोलकर देखना कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो 3 पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से सब पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे फोर ब्रेन में हमें 3 चीजें पढ़नी होती है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में 2 चीजें पढ़नी होती है बच्चों, आपको ऑप्टिक लॉब्स पढ़ने होते हैं, क्रूरा सेरेब्राई पढ़ने होते हैं। और जो हाइंड ब्रेन होता है अगेन उसमें 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। उसके पहले एक बार बता देते हैं कि भाई जो बच्चे मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, हमारे साथ जुड़कर नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हैं बच्चों, तो 3 काम आपको करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा काम बच्चों, हमारी सोचिंग ऐप जो नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है बच्चों, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अपना आपको इसमें एनरोल कर लो। 2 तरह के बैचेस बच्चों यहाँ पर रन करते हैं, 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जोश बैच और 12th और ड्रॉपर्स के लिए जुनून बैच। अभी जो जोश है वो 24 टारगेट के हिसाब से चल रहा है, जुनून 23 के हिसाब से। अब जुनून 24 और जोश 25 भी बहुत जल्दी ऐप पर अवेलेबल और अपडेट हो जाएंगे बच्चों। तीसरा काम ये कर सकते हो, यदि आपको कोई भी बायोलॉजी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप के डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। फोर ब्रेन, सबसे पहले हम फोर ब्रेन देखेंगे, उसके बाद बच्चों फिर हम मिड ब्रेन देखेंगे और फिर बच्चों हम देखेंगे हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ही सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं पार्ट होता है, या इन तीनों में सबसे लंबा पार्ट होता है बच्चों, जहां से क्वेश्चंस भी रिलेटिवली ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि आज के लेक्चर में वी विल कवर फोर ब्रेन पार्ट। फोर ब्रेन में 3 चीजें हमें पढ़नी होती है बच्चों, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब्स एंड डायंसेफेलॉन। आई थिंक ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी प्रॉपर है बच्चों, यदि कोई इश्यू हो तो आप चैट में कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब्स एंड डायंसेफेलॉन। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सेरिब्रम की। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों, ये हमारे सीएनएस का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है बच्चों, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे कि यदि मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूं, है ना, लेटरल व्यू, साइड से जो हमें व्यू दिखता है वो व्यू आपको एनसीईआरटी ने यहां पर दे रखा है बच्चों। तो सबसे ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, सबसे ऊपर की तरफ ही सेरिब्रम है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, है ना। लास्ट लेक्चर में जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, डायग्राम बनाया था, वो इस तरह से बनाया था कि यदि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और ऐसे हम हमारे ब्रेन को काटे, तो सबसे ऊपर अपन ने क्या बनाया था बच्चों, सेरिब्रम बनाया था, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स थे, है ना। उसके नीचे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था डायंसेफेलॉन, और फिर उसके नीचे मिड ब्रेन था, फिर उसके नीचे पोन्स था, फिर उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा था, पोन्स के पीछे सेरिबेलम था। रिकॉल करो लास्ट लेक्चर को, नहीं याद आ रहा हो तो एक बार लेक्चर खोल के देख लेना अभी इसके बाद, है ना। अभी तो यहाँ पर ध्यान दो, आगे बात समझ में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर सेरिब्रम होता है बच्चों। फिर यहां पर ये जो है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रम के डीप, दैट इज योर डायंसेफेलॉन। और जो बच्चों ऑल्फैक्टरी लॉब्स एक और स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है फोर ब्रेन में, वो इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने नहीं शो कर रखा है बच्चों। क्यों? क्योंकि वो यहां कहीं प्रेजेंट होता है ना। फोर ब्रेन में जो आगे ये सेरिब्रम का पार्ट आगे निकला हुआ है, जो अभी हम पढ़ेंगे, जिसको हम फ्रंटल लॉब कहते हैं, उसके नीचे की तरफ बच्चों इंफीरियर सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा सॉलिड मूंगफली के दाने के साइज का स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लॉब।
दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर के नीचे एक एक होता है, यानी कि 1 पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 पार्ट फोर ब्रेन में हमें देखने हैं, बाकी की बात फिर हम बाद में करेंगे, है ना। उसके नीचे फिर हमें यहाँ पर ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है बच्चों, फिर ये पोन्स वाला पार्ट है, पोन्स के पीछे सेरिबेलम है, और पोन्स के नीचे क्या है बच्चों, आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलेगा इस तरह से। तो ये जो तीनों पार्ट हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइंड ब्रेन बना रहे हैं बच्चों। बीच में क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के ऊपर ये पूरा पार्ट किसका है बच्चों, फोर ब्रेन का है, जिसमें 3 मेजर स्ट्रक्चर पढ़ने। ये पूरा बड़ा पार्ट जिसमें आपको बहुत सारे ये एलिवेशंस और डिप्रेशंस फोल्ड्स दिख रहे हैं बच्चों, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे की तरफ 1 पेयर ऑफ सॉलिड बीन साइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑल्फैक्टरी लॉब्स, और सेरिब्रम के डीप एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं डायनसेफलोन। सबसे पहले बात करेंगे सेरिब्रम की। सारे पॉइंट्स यहां पर लिख कर लाया हूं बच्चों पॉइंट वाइज। एनसीईआरटी के भी सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, और वो पॉइंट जो एनसीईआरटी में पूरी तरह से नहीं दे रखे हैं लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियसली पूछे गए हैं, उनको भी इन नोट्स के अंदर मैंने कवर कर रखा है। देखते हैं, चलो। तो बच्चों जो सेरिब्रम है उसको हम 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिमार्केट करते हैं, और इसको डिमार्केट कौन करता है, अगेन लास्ट लेक्चर में जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। सबसे ऊपर हमने क्या बोला था भाई, ये क्या है आपका सेरिब्रम, और इसको हमने क्या बोला था बच्चों, दिस वाज डायनसेफलोन। और मैंने इसलिए बोला था कि जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अभी जो सेरिब्रम है बच्चों आप देख सकते हो, इसमें टॉप पर एक डिप्रेशन है ना। ये जो डिप्रेशन है ये एंड टू एंड है, पीछे से आगे तक पूरा है बच्चों। तो एक फिशर, एक ग्रूव बनी हुई है, हम क्या कह सकते हैं कि एक फिशर है या एक ग्रूव है या एक सल्कस है बच्चों। तो ये जो फिशर है जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, और पूरे सेरिब्रम को 2 हाफ में डिमार्केट डिफरेंशिएट कर रहा है, इसके इधर आधा पार्ट, इसके इधर आधा पार्ट। तो ये जो फिशर है ये क्या कहलाता है, क्योंकि ये बीच में है, मीडियन फिशर। क्या कहलाता है बच्चों, मीडियन फिशर। और ये मीडियन फिशर हमारे सेरिब्रम को 2 हाफ्स में डिमार्केट कर देता है, दैट इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो हमारे सेरिब्रम में 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर फर्दर आपको क्या मिलेंगे, 4 लोब्स मिलेंगे बच्चों। अब ये लोब्स होते क्या है इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और आपको मेरा एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर दिख रहा है, यानी कि कौन सा दिख रहा है बच्चों, लेफ्ट वाला, है ना। ये मेरे 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऐसे हो गया, है ना, इस तरीके से हो गया। तो अब आपको लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फेयर दिख रहा है। अब हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर फर्दर 4 लोब्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है देखना। अभी जो हमने डायग्राम देखा था बच्चों उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट हैं हमारे सेरिब्रम में, है ना, कुछ एलिवेशन से कुछ डिप्रेशन से। इस तरह से जो सरफेस होता है वो ऐसा है बच्चों हमारे सेरिब्रम का। जो एलिवेटेड पार्ट होता है उनको हम क्या कहते हैं, गायराई, GYRI प्लूरल, गायरस सिंगुलर। और जो डिप्रेशन है बच्चों उनको हम कहते हैं सल्काई, सल्काई इज प्लूरल, सल्कस इज सिंगुलर, है ना। ये तो पूरे सेरिब्रम के सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन कुछ जगह पर ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन से बच्चों, इनमें जो डिप्रेशन वाला पार्ट है वो काफी डीप तक चला जाता है इस तरीके से, है ना। जो सल्कस है वो काफी डीप चला जाता है। तो ये जो सल्कस है जो बहुत डीप तक जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का मेजर सल्कस, मेजर ग्रूव्स है बच्चों ये। और ये जो डीप सल्कस होते हैं यही हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर को लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो यदि इस जगह पर ये एक डीप सल्कस प्रेजेंट है तो इसके आगे एक लोब, इसके पीछे एक लोब, मतलब ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर को 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो ऐसे 3 जगह पर डीप सल्कस प्रेजेंट होते हैं हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर में। पहला डीप सल्कस यहां प्रेजेंट है बच्चों। ये जो 3 मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से, दीज आर डीप सल्काई, ऐसे सल्कस जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर डीप तक जा रहे हैं, ये सुपरफिशियल नहीं है। बाकी जो सारे डिप्रेशन एलिवेशन अभी हम देखेंगे, जो पूरा सरफेस अभी हमने देखा था बच्चों फोल्डेड होता है, वो फोल्ड्स डीप नहीं होते, सिर्फ 1 to 2 मिलीमीटर थिकनेस तक होते हैं, बट दिस इज अ डीप सल्कस बच्चों।
अब पहला डीप सल्कस यहां पर प्रेजेंट है और ये डीप सल्कस जो यहां पर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल और रोलेंडिक सल्कस। ये वाला सल्कस बच्चों, जो सेंट्रल और रोलेंडिक सल्कस है, ये हमारे सेरेब्रल हेमिस्फेयर को दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है। इसके आगे की तरफ जो पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर है दैट इज फ्रंटल लोब, और इसके पीछे की तरफ जो पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर है दैट इज पैराइटल लोब बच्चों। इसी तरह से फिर पैराइटल के पीछे वाले भाग में अगेन एक डीप सल्कस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। क्या कहलाता है बच्चों वो, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। और ये जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, नाम से पता चल रहा है ये कौन कौन से दो लोब्स को सेपरेट कर रहा है, एक पैराइटल लोब इसके आगे की तरफ, और इसके पीछे की तरफ ये जो छोटा सा लोब है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल लोब। तीन लोब हो गए, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। फिर बच्चों फ्रंटल और पैराइटल के नीचे की तरफ अगेन एक डीप सल्कस प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्वियन सल्कस। क्या कहलाता है, सिल्वियन सल्कस। और इस सिल्वियन सल्कस के ऊपर तो फ्रंटल और पैराइटल लोब है, लेकिन नीचे की तरफ कौन सा लोब है बच्चों, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। तो चार लोब्स हो गए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। कुल मिलाकर कितने जो ग्रूव्स या सल्कस या हम कह सकते हैं फिशर्स, इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं, तीन मेजर सल्कस है बच्चों, सेंट्रल और रोलेंडिक सल्कस, सिल्वियन सल्कस एंड पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। आई थिंक ये वाला जो पार्ट है कि भाई हर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में कितने लोब्स होते हैं, ये यहां पर क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अब। द टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स are interconnected by a band of transverse fibers called corpus callosum which is a characteristic feature of mammals। पूछा जाता है आपसे corpus callosum क्या होता है और क्या ये mammals का characteristic feature है। तो पहली चीज तो ये है mammals का characteristic feature। characteristic feature का मतलब ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको mammals में ही देखने को मिलेगा, बाकी एनिमल्स में कॉर्पस कैलोजम की प्रेजेंस नहीं होती। अब एक्चुअली ये कॉर्पस कैलोजम है क्या बच्चों, इसको अगेन समझने के लिए अभी जो हमने ये लास्ट लेक्चर वाला स्ट्रक्चर बनाया था, डायग्राम बनाया था, इसी को यूज करेंगे। यदि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो ये मेरा एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब बच्चों इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में हमारे न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे दो चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। एक चीज तो ये क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो कॉर्पस कैलोजम है ये क्या होता है, और दूसरा ये भी क्लियर हो जाएगा कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है और उनका अरेंजमेंट यहां पर क्या होता है। तो बच्चों न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं। हर न्यूरॉन में आपको एक सेल बॉडी मिलती है और एक्सॉन मिलता है ना। देखो जो न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट है बच्चों हमारे सेरेब्रम में वो इस तरीके से है कि सभी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज तो आउटर सरफेस की तरफ ओरिएंटेड होती है। पूरे सेरेब्रम में सेल बॉडीज किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, और जो एक्सॉन्स होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो न्यूरॉन्स उनकी सेल बॉडीज इधर बाहर, एक्सॉन्स किधर की तरफ जा रहे होंगे, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। इसी तरह से राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो न्यूरॉन्स होंगे उनकी सेल बॉडीज बाहर की तरफ और एक्सॉन्स किधर जा रहे होंगे, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरफ, है ना। ऐसे है। तो ये मान लो न्यूरॉन है, ये इधर की सेल बॉडी, इधर का एक्सॉन इधर जा रहा है, और इधर का जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी इधर और एक्सॉन इधर जा रहा है। बीच में क्या होगा बच्चों, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में ये जो एक्सॉन्स हैं, इन एक्सॉन्स का एक पूरा बंडल बन जाएगा बच्चों। बनेगा नहीं बनेगा, है ना, एक हॉरिजॉन्टल बंडल बन जाएगा। और ये बंडल किसको कनेक्ट कर रहा होगा, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इधर के न्यूरॉन्स से इंपल्सेस इनके एक्सॉन्स के थ्रू इधर जा रही होगी और इधर की न्यूरॉन्स के एक्सॉन से इंपल्सेस इधर जा रही होगी। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये जो बीच में एक्सॉन्स का बंडल बन रहा है जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा है, यही तो हमारा कॉर्पस कैलोजम है बच्चों। दिस इज कॉर्पस कैलोजम। तो कॉर्पस कैलोजम इज नथिंग बट अ ट्रांसवर्स बेंड, हॉरिजॉन्टल बेंड ऑफ एक्सॉन्स। अब बच्चों होता क्या है, हमारे सीएनएस में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादातर न्यूरॉन्स, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स क्या है, माइलिनेटेड, माइलिन शीट होती है उनके ऊपर, जो कि किसकी बनी होती है, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स की मेनली, है ना। और ये भी हम पढ़ चुके हैं शुरुआत में इस चैप्टर के, ये जो माइलिन शीट होती है ये न्यूरॉन के कौन से भाग में होती है,
सेल बॉडी वाले भाग में होती है या एक्सोन वाले भाग में? तो बहुत क्लियरली अपन ने पढ़ा था ये एक्सोन वाले भाग में होती है, एक्सोलीमा के ऊपर, एक्सोनल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है बच्चों। जो सेल बॉडी वाला भाग होता है बच्चों, उस सेल बॉडी वाले भाग के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती। मतलब यहां पर ये जो सेल बॉडीज है न्यूरॉन्स की बच्चों, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइलिन शीथ नहीं है। लेकिन जो एक्सोन वाला पार्ट है न्यूरॉन्स का, इसमें माइलिन शीथ है। और जहां माइलिन शीथ होती है ना बच्चों, वो पार्ट न्यूरॉन का व्हाइटिश कलर का, सफेद कलर का दिखता है। और जहां नहीं होगी वहां की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रे कलर की दिखेगी बच्चों। ओवरऑल जो अपीयरेंस हमें बाहर से दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा सेरिब्रम है, इसमें जो आउटर थिकनेस है बच्चों, है ना, वो आउटर थिकनेस जिसमें सिर्फ मेनली सेल बॉडीज प्रेजेंट है बच्चों। मैंने क्या बोला, सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज बाहर की तरफ होगी। तो दिस थिकनेस, आउटर थिकनेस, जो करीब 1 से 2 मिलीमीटर की होती है, बाहर की 1 से 2 मिलीमीटर की, 1 to 2 मिलीमीटर की थिकनेस जो है बच्चों सेरिब्रम की, इसमें न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट है। और क्योंकि इन सेल बॉडीज में माइलिन शीथ नहीं है, तो ये पार्ट ग्रे कलर का दिखता है, जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। और फिर बीच का पूरा पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, व्हाइट मैटर। क्यों? क्योंकि पूरे बीच के पार्ट में एक्सॉन्स हैं जो कि माइलिनेटेड है, उन पे माइलिन शीथ है, जिसकी वजह से कलर कैसा होता है, व्हाइट। और यही जो एक्सॉन्स का बंडल बीच में बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल बंडल जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, यही हॉरिजॉन्टल बंडल ऑफ दीज व्हाइट फाइबर्स और एक्सॉन्स or myelinated axons is called as corpus callosum, which is a characteristic feature of mammals and interconnects the two cerebral hemispheres बच्चों, है ना। तभी हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर पाते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी अब सबको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉर्पस कैलोजम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जो अभी मैंने आपको बोला कि जो आउटर 1 से 2 मिलीमीटर या 2 से 4 मिलीमीटर की थिकनेस है बच्चों हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की, वो किसकी बनी हुई है, ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर अब समझ में आ गया होगा। ग्रे मैटर में क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडीज एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। और ये भी अपन ने अभी देखा था कि पूरा ये जो बाहर का ग्रे मैटर, ओनली ग्रे मैटर वाला पार्ट जो है बच्चों 2 से 4 मिलीमीटर थिकनेस का या 1 से 2 मिलीमीटर थिकनेस, बहुत कम थिकनेस होती है। ये जो पार्ट है बाहर का 1 से 4 मिलीमीटर थिकनेस का बच्चों, जिसमें सिर्फ मेनली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ये यूनिफॉर्मली स्मूथ नहीं है। इसमें अभी जैसे मैंने बताए थे क्या है बच्चों, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। और ये फोल्ड्स क्या कहलाते हैं बच्चों, गायराई एंड सल्काई। ठीक, जो एलिवेटेड पार्ट है गायराई, जो डिप्रेस्ड पार्ट है दे आर कॉल्ड एज सल्काई। अब इनके सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस ऐसा जो मानी जाती है बच्चों, वो ये मानी जाती है कि जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है बच्चों, है ना, जो आउटर पार्ट है ग्रे मैटर, इस ग्रे मैटर को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम का सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। द आउटर 2 to 4 मिलीमीटर थिकनेस व्हिच इज मेड अप ऑफ मेनली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड एज ग्रे मैटर, इट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स फोल्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। जितने ज्यादा फोल्ड्स उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा जगह होगी न्यूरॉन्स के लिए, मतलब उतनी ही ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट। और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट, तो इस चीज को किससे एसोसिएट किया जाता है कि भाई जिस बंदे के सेरिब्रम में जितने ज्यादा गायराई और सल्काई होंगे उसकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा होगी, उसकी मेमोरी उतनी ज्यादा होगी। बट ये तो देखो अभी तक माना जाता था, बट रीसेंट रिसर्चेज ये कहती है कि गायराई और सल्काई का इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बट जब तक ये हमारे सिलेबस में नहीं अपडेट होता है, एनसीईआरटी में नहीं आता है, प्रीवियसली अभी तक स्टेट पीएमटीज में जो क्वेश्चंस आए उसमें यही माना गया है कि दीज गायराई एंड सल्काई आर एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस, और आपको भी अभी यही याद रखना है। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, द आउटर 2 to 4 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ द सेरिब्रम मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों, क्योंकि वहां पर माइलिन शीथ वाला पार्ट नहीं, ओनली सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स है जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती। ये स्मूथ पार्ट नहीं होता, फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है। फोल्ड्स को गायराई सल्काई कहते हैं, गायराई एलिवेशन, सल्काई डिप्रेशन। जितने ज्यादा गायराई सल्काई उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, ये माना जाता है। बच्चों यहां तक कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन कर दो, नहीं आगे बढ़ते हैं। Then each cerebral hemisphere has a fluid filled cavity called lateral ventricle और पेरासिल। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी फ्लूइड फिल्ड डायलेटेड पार्ट्स थे हमारे ब्रेन के अंदर, मैंने आपको पूरे सारे बता दिए थे, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक राइट में और एक लेफ्ट में लेटरल वेंट्रिकल होता है जिसको हम पेरासिल भी कहते हैं। फिर डायनसेफलोन के बीच में भी एक सीएसएफ फिल्ड डायलेटेड कैविटी थी, उसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। और फिर पोन्स और मेडुला के बीच में भी दोनों शेयर करते हैं उस कैविटी को, वहां पर मेटासिल या फोर्थ वेंट्रिकल था बच्चों।
और इनके बीच में कुछ कनेक्शंस हमने देखे थे, जैसे पेरासील और थर्ड वेंट्रिकल को फोरामिना ऑफ मुनरो कनेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा था थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्विडक्ट या आइटर जो मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है वो कनेक्ट करती है बच्चों, है ना। तो हर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में सीएसएफ से भरी हुई, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो हमारे सीएनएस के बीच में होता है, क्या कंपोजिशन होती है, कहां से आता है, कहां जाता है, ये आगे आ जाएगा। अभी याद रख लो कि भाई सीएसएफ से फ्लूइड से भरी हुई कैविटी होती है हर सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बीच में, उसको हम लेटरल वेंट्रिकल या पेरासिल कहते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे लेटरल वेंट्रिकल या पेरासिल? 2, क्योंकि हर हेमिस्फेयर में एक एक है बच्चों। उसके बाद फिर बच्चों एनसीईआरटी ने एक और टर्म आपको मेंशन कर रखा है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रखा, और बच्चे डेफिनेटली यहाँ गच्चा खाते ही खाते हैं, दिक्कत आती है। और ये कौन सा पार्ट है बच्चों? दिस इज एसोसिएशन एरियाज। इसको देखेंगे अब, व्हाट आर एसोसिएशन एरियाज, है ना। ये जो यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं एसोसिएशन एरियाज में कंटिन्यूटी में बच्चों, है ना, यहां से लेकर यहां तक एक पॉइंट है और फिर यहां से लेकर यहां तक एक पॉइंट है। दीज आर द पॉइंट्स और थ्योरी रिटन इन एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है एग्जैक्टली वो यहां पर मैं लिखकर लाया हूं, कारण वो लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसमें फंसते हो, ताकि अपन यहां पर इसको समझ लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। फिर मैं आपको कंसेप्चुअली ये एसोसिएशन एरिया समझाऊंगा। तो पहले तो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी कहती क्या है। The cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clear sensory nor motor in function. These regions are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communication. और इनको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन एरियाज कहते हैं, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। ठीक है, अब ये तो एनसीईआरटी ने कह दिया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, आपको भी कुछ समझ में नहीं आया। अब कंसेप्चुअली समझते हैं और फिर वापस इसको पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ये होते हैं बच्चों एसोसिएशन एरियाज। देखो यहां पर मैंने अगेन एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाया लेफ्ट वाला, और उसमें कुछ एरियाज बनाया बच्चों। 3 सल्कस है, देखो यहाँ पर सिल्वियन सल्कस, सल्कस अभी अपन बात कर चुके हैं, बीच में सेंट्रल और रोलेंडिक सल्कस, आगे फ्रंटल लोब, पीछे पैराइटल लोब, और ये क्या है? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, पीछे ऑक्सीपिटल लोब, आगे पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब बच्चों, है ना। अब इसमें देखो कुछ एरियाज मैंने बनाए, जैसे सेंट्रल या रोलेंडिक सल्कस के जस्ट पीछे पैराइटल लोब में कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है बच्चों? सेंसरी एरिया और सोमेस्थेटिक एरिया। इस एरिया में कौन कौन सी चीजें हम फील करते हैं? पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये सारी चीजें, सारे जो सेंसेशंस होते हैं, मैकेनिकल सेंसेशंस स्किन पे, है ना, किसी ने चिमटी भरी वो हम फील करेंगे। हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट वेसल से हमारा हाथ टच हो गया, ठंड मतलब किसी ठंडी चीज से हमारा हाथ टच हो गया, ये सारी चीजें। इस सेंट्रल सर्कस के आगे की तरफ कौन सा एरिया होता है बच्चों? मोटर एरिया। यहां से इंपल्सेस किसके पास जाती है? हमारी मसल्स के पास, फॉर कंट्रैक्शन। ठीक, फिर देखो नीचे की तरफ यहां पर फ्रंटल लोब में ही मोटर एरिया के नीचे की तरफ यहां पर एक एरिया जिसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया, दिस इज मोटर स्पीच एरिया, क्या होता है अभी देखेंगे। फिर इसी तरह से सेंट्रल सर्कस के पीछे और नीचे की तरफ, यानी कि सेंसरी एरिया के नीचे की तरफ एक एरिया जिसको हम कहते हैं गस्टेटरी एरिया, जो रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट सेंसेशन के लिए, स्वाद के लिए बच्चों। उसके बाद फिर सिल्वियन सल्कस के नीचे देखो बच्चों, ऑडिटरी एरिया, सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर यहीं पर इसी सिल्वियन सल्कस के नीचे की तरफ एक और एरिया, वर्निक्स एरिया, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। और फिर टेम्पोरल लोब में एक और एरिया विच इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी एरिया, जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सारे जो एरियाज मैंने यहाँ मेंशन करके, दीज आर एक्चुअली एसोसिएशन एरियाज। अब इनको हमने एसोसिएशन एरियाज क्यों कहा है? दीज आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और क्यों इंटरलिंक्ड है? जब तक ये इंटरलिंक्ड नहीं होंगे तो हमारे जो सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस हैं वो आपस में नहीं कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। मतलब यदि हमें कोई भी एक पर्पसफुल फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए इन एरियाज का काम करना और आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में, एक दूसरे के साथ लिंक्ड वे में, कनेक्टेड वे में काम करना बहुत जरूरी होता है। एक एरिया से दूसरे के पास इंपल्स जाने की पॉसिबिलिटी या वहां पर मतलब ये होना चाहिए। यदि नहीं है वो कनेक्टिविटी, एक दूसरे के पास ये इंपल्सेस नहीं भेज पाएंगे, कनेक्टेड नहीं होंगे, इनके बीच में न्यूरॉन्स के कनेक्शंस नहीं होंगे, तो हम पर्पसफुल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल से समझेंगे बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल। सपोज करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, है ना, और आपने उसका जवाब दिया। बहुत सिंपल सी एक एक्टिविटी है, करते ही हैं हम क्लास में, है ना। अब ये जो एक सिंपल सी एक्टिविटी कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसको सुना, आप उस क्वेश्चन को सुन रहे हो, वहां से लेकर आप उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, उसके बीच में आपके ब्रेन में देखो क्या क्या हो रहा है, आपके सेरेब्रम में क्या हो रहा है, वो देखते हैं। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो वो आवाज आपके कानों में जाएगी, ठीक है। कानों में जाएगी तो क्या होगा बच्चों? वो आवाज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदली जाएगी। आपके ईयर का यही काम है कि जो साउंड वेव्स हमारे कान में आती है उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करें, और वहां से फिर वो आवाज ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे सेरेब्रम के पास आएगी बच्चों। किस फॉर्म में आ रही? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में।
और किस एरिया के पास पहुंचेगी अल्टीमेटली, ऑडिटरी एरिया के पास बच्चों, जो कहां प्रेजेंट है हमारे टेम्पोरल लोब में, जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑडिटरी एरिया के पास जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आएगी, किसकी है ये, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उस साउंड की, तो ऑडिटरी एरिया उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को अब वापस से इंटरप्रेट करेगा, प्रोसेस करेगा और समझेगा कि भाई ये क्या आया है। अब ऑडिटरी एरिया का काम सिर्फ और सिर्फ साउंड को परसीव करना है, समझना नहीं। क्या परसीव करेगा, सिर्फ साउंड को परसीव करेगा कि हाँ कि भाई साउंड आई है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उस साउंड में जो वर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग है बच्चों, है ना। तो ऑडिटरी एरिया यदि आपका काम कर रहा होगा तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसकी आवाज आपके सेरिब्रम तक पहुंच गई और उसने वो साउंड परसीव कर ली। अब उस साउंड में जो वर्ड्स मैंने यूज किए थे उस स्टेटमेंट के अंदर, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है बच्चों, वो इंटरप्रेट करना, पता लगाना, प्रोसेस करना किसका काम है, वर्निक्स एरिया का, कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग। तो ऑडिटरी एरिया के पास जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आई थी, अब क्योंकि अब साउंड आ गई है तो पता लगाना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। ये ऑडिटरी एरिया इन इंपल्सेस को ट्रांसमिट करेगा किसके पास बच्चों, ये ट्रांसमिट करेगा इनको वर्निक्स एरिया के पास। वर्निक्स एरिया अब क्या करेगा, इस साउंड के अंदर जो वर्ड्स मैंने यूज किए थे उनको प्रोसेस करेगा, उनका एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेगा, वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा कुल मिलाकर साउंड को, है ना। अब आपके ब्रेन को पता चल गया कि भाई सर ने क्या क्वेश्चन पूछा है ना, वर्ड्स क्या है स्टेटमेंट के अंदर। अब यदि आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट या मटेरियल या कोई भी चीज पहले से पढ़ रखी होगी और वो यदि आपके ब्रेन की मेमोरी में स्टोर्ड होगी तो आप जवाब दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे पाओगे, सिंपल। इसलिए तो कहते हैं याद करा करो, बिना याद करे कैसे जवाब दोगे, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसे ही प्रोसेस कर रहा है, ऐसे ही काम कर रहा है, उसका तरीका काम करने का यही है बच्चों, वर्किंग यही है उसकी। तो अब क्या होगा, ये वर्निक्स एरिया इन इंपल्सेस को, क्योंकि उसने अब आपकी साउंड, जो आपके ब्रेन को साउंड रिसीव हुई थी उसको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है कि भाई ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। जवाब कहां मिलेगा, पैराइटल और फ्रंटल लोब्स की मेमोरी वाले सर्किट्स में। सर्किट्स क्या है, न्यूरॉन्स के ग्रुप से कह सकते हैं, वहां पर स्टोर्ड है ना। यदि पढ़ रखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको ये कहां भेजेगा, पैराइटल और फ्रंटल के सर्किट्स में खंगाला जाएगा। अरे भाई ठीक है, आंसर है क्या। यदि आपने वो चीज पढ़ रखी है, आपको याद है, तो आंसर मिल जाएगा। मान लो आपने पढ़ रखी थी, आंसर मिल गया, है ना, ऐसा होता कम है लेकिन अभी मान लेते हैं समझने के लिए। अब ये जो यहां पर आंसर मिला है बच्चों, आप बोलना चाहोगे, जैसे आपको याद आता है आप फटाफट सर को बता देते हैं, कोई और बताए उसके पहले, है ना। अब यदि आपको ये आंसर बोलना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, आप पहले आंसर का स्टेटमेंट बनाओ भाई, है ना। अभी तो आंसर निकला है तो आपके ब्रेन ने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई दिस विल बी द आंसर। अब इसको मीनिंगफुल स्टेटमेंट वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, कौन करेगा, मोटर स्पीच वाला एरिया, ब्रोकाज एरिया बच्चों। इसका क्या काम है, आप जो भी बोलना चाह रहे हो उसके लिए वर्ड फॉर्मेशन करके आपके ओरल कैविटी, आपके माउथ में लिप्स और टंग की मसल्स के पास सेंसेशंस भेजने की तैयारी करेगा ये। तो ब्रोकाज एरिया के पास इंफॉर्मेशन जाएगी आपके पैराइटल और फ्रंटल लोब से कि भाई दिस इज द आंसर, अब ये हमें बोलना है। ब्रोकाज एरिया मोटर स्पीच से रिलेटेड एक पूरा स्टेटमेंट बना देगा कि भाई ये वर्ड्स आपको बोलने। अब जो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट बना है, मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई कॉर्पस कैलोजम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश, आपको बोलना है मेमल्स, है ना। अब मेमल्स बोलने के लिए आपकी टंग और लिप्स का एक पर्टिकुलर वे में मूवमेंट होना जरूरी है। मतलब आपकी टंग की मसल्स और लिप्स की मसल्स का एक पर्टिकुलर वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना जरूरी है, कोऑर्डिनेटेड वे में, नहीं तो ये वर्ड मेमल्स आपके मुंह से नहीं निकलेगा, है ना। यदि ये कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है तो प्रॉपर्ली मेमल्स निकलेगा, यदि प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, तो कोई आंसर निकलेगा ही नहीं। आपने सोच लिया है, बोलना भी चाह रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, या बोल पा रहे हो तो ऐसे निकलेगा, है ना, जीभ लपलपाई, सेंटर फ्रेश। तो एक मीनिंगफुल वर्ड निकलने के लिए क्या जरूरी है, अब ये ब्रोकाज एरिया ने जो आंसर फॉर्म किया है, जो वर्ड्स फॉर्म करे हैं, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को भेजेगा मोटर एरिया के पास। मोटर एरिया अब क्या करेगा, वो मोटर न्यूरॉन्स जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को आपकी टंग की मसल्स और लिप्स की मसल्स के पास लेकर जाते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा और इस वे में जनरेट करेगा कि आपकी टंग का और लिप्स का मूवमेंट उसी तरह से हो जिस तरह से वो आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए। जो वर्ड्स ब्रोकाज ने फॉर्म करे हैं, जो आंसर ब्रोकाज ने फॉर्म करा है, वही फिर आपकी टंग और लिप्स की मदद से आपके माउथ से निकलेगा।
तब जाके फिर वो आंसर आप बोलोगे और मुझे सुनाई देगा। आया नहीं आया समझ में? तो ये जो छोटी सी एक एक्टिविटी थी कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उसका जवाब दिया, उस बीच में आपके ब्रेन में देखो कितने एरियाज आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ऑडिटरी एरिया, फिर वर्निक्स एरिया, फिर पैराइटल एंड फ्रंटल लोब के मेमोरी सर्किट्स, उसके बाद फिर बच्चों ब्रोकास एरिया, ब्रोकास के बाद मोटर एरिया, मोटर एरिया के बाद फिर इंपल्स जा रही है आपकी टंग और लिप्स के पास बच्चों। तो ये जितने भी एरियाज बीच में इन्वॉल्व हुए बच्चों, यदि ये नहीं होते तो सेंसरी और मोटर कोऑर्डिनेशन होता है नहीं होता। सेंसरी क्या है? मैंने कुछ बोला वो आपने सुना, दैट इज परसेप्शन ऑफ सेंसेशन। आपने सेंसेशन रिसीव करा एंड अकॉर्डिंगली जो आपने रिएक्शन दिया, आपने आंसर दिया, दैट इज योर मोटर रिएक्शन। तो ये जो सेंसरी एंड मोटर कनेक्शन हुआ, दो चीजों का कनेक्शन हुआ, बीच में किसने करा? इनको आपस में कोऑर्डिनेट किसने करा? सेंसरी एसोसिएशन एरियाज ने। तो ये जो एसोसिएशन एरियाज हैं जिनमें सिर्फ सेंसरी एरियाज ही नहीं है, ओनली मोटर भी नहीं है, सेंसरी भी है, मोटर भी है, और काम क्या है? पर्पसफुल फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करना। दीज आर नोन एज एसोसिएशन एरियाज। आई थिंक अब ये जो पार्ट है एसोसिएशन एरियाज वाला, ये क्लियर हो गया होगा। अब जो एनसीईआरटी ने लिख रखा, आप चीजें समझ में आ जाएगी। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर, जो प्रॉपर्ली ना तो क्लियरली एक्सक्लूसिवली सेंसरी भी नहीं है सारे एसोसिएशन एरियाज, एक्सक्लूसिवली मोटर भी नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। दीज रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, इंटरसेंसरी एसोसिएशन करना, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सबसे क्योंकि ये जुड़े हुए होते हैं। अल्टीमेटली दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज बच्चों। अब यहां पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज बनाए होते तो इनसे कई ज्यादा हैं, काम काम के यहाँ बना दिए हैं। एसोसिएशन एरियाज टॉपिक एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन एरियाज उसने मेंशन नहीं कर रखे हैं बच्चों, लेकिन प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। पर्टिकुलरली ब्रोकास के ऊपर क्वेश्चन पहले पूछा गया है बच्चों, है ना। तो आपको करना क्या है, आप चाहे एग्जैक्ट लोकेशन याद मत करना, एग्जैक्ट लोकेशन में इसलिए बनाकर लाया हूं ताकि चीजें रटनी नहीं पड़े। मैं बिना डायग्राम बनाए यदि सिर्फ लिख देता इनको कि ये एसोसिएशन एरियाज होते हैं और कौन कौन से लोब में होते हैं, तो आपको याद नहीं हो पाते। यहां पर एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। तो यदि कोई आपसे पूछा आपको क्या क्या याद रखना है कि भाई फ्रंटल लोब में कौन कौन से एसोसिएशन एरियाज होते हैं, तो देखो दो ही हैं, मोटर एरिया है फ्रंटल लोब में, ये सेंट्रल सर्कस, इसके आगे दो ही है, एक तो मोटर एरिया, एक ब्रोकास एरिया। तो दो तो होते हैं फ्रंटल में, मोटर एंड ब्रोकास। इसी तरह से याद रखना है कौन से लोब में कौन कौन से एसोसिएशन एरियाज। फिर पैराइटल में सेंसरी एरिया है बच्चों, गस्टेटरी एरिया टेस्ट सेंसेशन के लिए। टेम्पोरल में तीन है बच्चों, ऑडिटरी, वर्निक्स एंड ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल के लिए, और ऑक्सीपिटल लोब में एक ही है बच्चों, विजुअल एरिया देखने के लिए, है ना। आगे बात समझ में? तो ये एसोसिएशन एरियाज इस तरह से आपको याद रखने, इतना सा भी याद रख लोगे कौन से लोब में कौन सा होता है, एग्जैक्टली एसोसिएशन एरियाज का काम क्या होता है, तो फिर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, है ना। लास्ट पॉइंट जो हमें सेरेब्रम में याद रखना है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आई थिंक सेरेब्रम वाला पार्ट सबको क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों फॉर ब्रेन का, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स वाला पार्ट एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है, इसके बारे में चर्चा करी ही नहीं है ना। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो हम देखेंगे बच्चों। चलो ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स जैसा भी मैंने आपको बताया था बच्चों, अगेन मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, है ना। तो आप देखोगे कि अपन ने जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ऐसा कुछ बनाया है, फ्रंटल लोब बाहर की तरफ निकला होता है थोड़ा सा पार्ट, ये लेफ्ट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इधर राइट वाला होगा, दोनों फ्रंटल लोब के नीचे की तरफ यहां पर, है ना। ये यदि मैं ऐसे है अपना इसको ऐसा करके दिखाऊं तो ये तो क्या है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल का कुछ पार्ट आगे निकला हुआ है। इस जगह पर एक एक छोटा सा बीन साइज, मूंगफली के दाने के बराबर सॉलिड राउंड स्ट्रक्चर होता है बच्चों हर फ्रंटल लोब के नीचे, इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। तो क्या है ऑल्फैक्टरी लोब्स? दीज आर वन पेयर, एक पेयर यानी दो होते हैं, सॉलिड स्फेरिकल बीन साइज्ड लोब्स प्रेजेंट ऑन इंफीरियर यानी कि नीचे वाले सरफेस ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब्स। तो जो दोनों फ्रंटल लोब्स आगे निकल रहे हैं उनके नीचे एक एक ऑल्फैक्टरी लोब आपको मिलेगा बच्चों। यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये देखो फ्रंटल लोब बाहर निकला हुआ पार्ट, इसके नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये सॉलिड ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है बच्चों। क्या काम है इसका? हमारे नोज का काम होता है स्मेल सेंसेशंस को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना। कमरे में कोई भी परफ्यूम की बोतल खोली, उसके पार्टिकल्स हवा के साथ तैरते हुए मेरी नाक में एंटर करेंगे, मेरी नाक में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के ऊपर, जब वो पार्टिकल्स उन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को मेरी ऑल्फैक्टरी नर्व, क्रेनियल नर्व होती है पहली क्रेनियल नर्व बच्चों,
ये ऑल्फैक्टरी नर्व इन इंपल्सेस को कहां लेकर जाएगी, मेरे फ्रंटल लोब के जस्ट नीचे प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी लोब के पास, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस है, ऑल्फैक्टरी नर्व इसलिए सबसे छोटी शॉर्टेस्ट लेंथ में होती भी है बच्चों, क्योंकि इसको इंपल्स सिर्फ यहां से यहां तक लेकर जाने हैं, फ्रंटल लोब के नीचे ऑल्फैक्टरी लोब तक पहुंच गए। अब ऑल्फैक्टरी लोब पे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होगा, ऑल्फैक्टरी नर्व यहां तक लिया इंपल्स, ये इंपल्स बच्चों अब नेक्स्ट बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट होगा, ये बंडल क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और ये बंडल ऑफ न्यूरॉन्स अब इस इंपल्स को कहां लेकर जाएगा, ऑल्फैक्टरी एरिया तक बच्चों। ऑल्फैक्टरी एरिया एसोसिएशन एरिया जो भी हमने देखा टेम्पोरल लोब में, जब ये इंपल्स इस ऑल्फैक्टरी एरिया के पास पहुंचेगी तब जाके उस पर्टिकुलर चीज की स्मेल आप फील कर पाओगे। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मान लो आपकी नाक प्रॉपर्ली काम कर रही है, आपके ऑल्फैक्टरी लॉब्स भी बिल्कुल ठीक है ना, आपकी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट भी मान लो बिल्कुल ठीक है, ऑल्फैक्टरी एरिया डैमेज्ड है, आप स्मेल सेंसेशन फील नहीं कर पाओगे। मतलब ये पूरा पाथवे ठीक होना जरूरी है अलोंग विद द ऑल्फैक्टरी एरिया। कारण जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, है ना, जो भी टेस्ट हम फील कर रहे हैं, ये सब अल्टीमेटली तभी फील कर पाते हैं, तभी सुन पाते हैं, तभी देख पाते हैं जब फाइनली हमारे ब्रेन में जो एरियाज हैं, डिफरेंट एरियाज, वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को प्रोसेस करके इंटरप्रेट करते हैं बच्चों। यदि इन एरियाज में से कोई भी एरिया डैमेज है तो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये चीज क्लियर रखना बच्चों दिमाग में, है ना। तो स्मेल सेंसेशन के लिए पूरा पाथवे ठीक होना जरूरी है, इंक्लूडिंग द ऑल्फैक्टरी एरिया। फाइनल डेस्टिनेशन ऑल्फैक्टरी एरिया है, ये जब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को इंटरप्रेट करेगा तब हमें किसी चीज की स्मेल फील होगी बच्चों। आगे ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं बच्चों, पर्टिकुलरली उन एनिमल्स में ज्यादा डेवलप्ड और ज्यादा बड़े होते हैं जिनका स्मेल सेंसेशन स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें आपको ये ऑल्फैक्टरी लोब ज्यादा वेल डेवलप, ज्यादा लार्ज साइज का मिलेगा। इस तरह से शार्क, स्कॉलियोडॉन जूलॉजिकल नेम, अगेन उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कई किलोमीटर दूर तक वो सूंघ लेती है ना। अगेन वहां पर ऑल्फैक्टरी लोब्स आपको बड़े और ज्यादा डेवलप मिलेंगे बच्चों। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स में सिर्फ इतना याद रख लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोरब्रेन अगेन डायनसेफ्लॉन बच्चों, है ना। डायनसेफ्लॉन क्या है, देखो यहां पर अभी अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन का, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसमें अपन ने क्या बनाया, यदि मैं ऐसे खड़ा हूं तो ऊपर तो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर यानी कि सेरेब्रम के जस्ट नीचे आप देखोगे एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, जिसको हमने नाम दिया है डायनसेफलॉन, है ना। तो इसी तरह से इसको हमें याद भी रखना है कि डायनसेफलॉन इज नथिंग बट अ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो दी सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे की तरफ एक छोटा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो सेरेब्रम। इसमें भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, सीएसएफ फिल्ड कैविटी, जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल या डायोसिल कहते हैं बच्चों। अब ये जो डायनसेफलॉन होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, सिंपल वे में समझेंगे, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब यदि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है तो बॉक्स की छत भी होगी, रूफ, बॉक्स का फ्लोर भी होगा, और बॉक्स की दीवारें भी होगी, साइड वॉल्स भी होगी बच्चों। तो इस तरह से तीन पार्ट है। ये जो बॉक्स है डायनसेफलॉन, बीच में तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, ऊपर की जो रूफ है, जो रूफ ऑफ डायनसेफलॉन है वो क्या कहलाती है, एपीथैलेमस। फिर जो साइड वॉल्स है बच्चों, लेटरल वॉल्स ऑफ द डायनसेफलॉन, वो कहलाता है पार्ट थैलेमस, और वो पार्ट जो फ्लोर ऑफ द डायनसेफलॉन बना रहा है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। एपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और बीच में सीएसएफ भरा हुआ है, उसके कैविटी को हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल और डायोसिल। सिंपल है ना, स्ट्रक्चर आया समझ में। अब ये जो तीनों पार्ट हैं, रूफ एपीथैलेमस, वॉल्स थैलेमस, फ्लोर हाइपोथैलेमस, इनका क्या काम होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, एपीथैलेमस। एपीथैलेमस फॉर्म्स द रूफ, पीनियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस। दो ही चीजें आपको एपिथैलेमस में याद रखनी है, तीसरा कोई पॉइंट याद नहीं रखना। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई ये रूफ बनाता है इसकी डायनसेफलॉन की। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, एपिथैलेमस के जस्ट पीछे, है ना, यहां पर अपन देख सकते हैं, देखो स्ट्रक्चर में जो एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो बच्चों ये जो पार्ट है यहां पर, दिस इज व्हाट, दिस इज डायनसेफलॉन, ठीक है। यहां पर देखो थैलेमस मेंशन्ड है, हाइपोथैलेमस मेंशन्ड है, एपिथैलेमस मेंशन नहीं कर रखा, एपिथैलेमस होता है यहां पर, दिस इज एपिथैलेमस।
और इसी जगह पर इस एपिथैलेमस से क्या जुड़ी हुई है, पीनियल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, हार्मोन रिलीज करती है ना, मेलेटोनिन। क्या फंक्शन होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, देखेंगे। दो ही पॉइंट याद रखने हैं एपिथैलेमस में, रूफ बना रहा है और इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ी हुई होती है, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बच्चों, दिस इज पीनियल ग्लैंड। आगे बात समझ में क्लियर है एपिथैलेमस में, जो दो पॉइंट याद रखने हैं। थैलेमस की बात करते हैं फिर। चलो थैलेमस क्या बना रहा है बच्चों, साइड वॉल्स बना रहा है, इट फॉर्म्स द लेटरल वॉल्स। थैलेमस में क्या फंक्शन होता है, इसके लिए आपको एक टर्म याद रखना है, दैट इज इट एक्ट्स एज सेंसरी रिले सेंटर। किसका काम करता है बच्चों, ये सेंसरी रिले सेंटर का काम करता है। अब सेंसरी रिले सेंटर क्या है, रिले रेस आप सबने देखी होगी, बैटन एक डंडा टाइप का स्ट्रक्चर होता है हाथ में, दौड़ने वाले के हाथ में, है ना, टीम होती है प्रॉपर, 2 जने 4 जने जो भी है, एक जना भागता है और फिर बीच में किसी पॉइंट पर वो दूसरे को वो बैटन यानी कि जो रोड होती है वो ट्रांसफर कर देता है, फिर उसको लेकर वो फिनिशिंग पॉइंट तक जाता है। दिस इज रिले रेस, है ना। रिले का मतलब होता है ट्रांसफर करना बच्चों। थैलेमस किसका काम कर रहा है, सेंसरी रिले सेंटर का काम कर रहा है। जितनी भी सेंसेशंस है, टंग से जा रही है टेस्ट की सेंसेशंस, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ब्रेन के पास, सेरेब्रम एसोसिएशन एरियाज के पास, कान से जा रही हियरिंग की, बैलेंस की, नाक से जा रही स्मेल की बच्चों, आंख से जा रही विजन की, स्किन से जा रही है टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर। ये सारे जो सेंसेशंस है अल्टीमेटली कहां पहुंच रहे हैं, हमारे ब्रेन में, और लगातार हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता नहीं कितने हजारों सेंसेशंस जाते हैं बच्चों, अलग अलग, है ना, पता नहीं, हम लगातार हम एक्टिव हैं। तो ये जो सेंसेशंस जा रहे हैं, अभी हमने देख लिया ना, हर सेंसेशन को परसीव करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में। तो आंख से जाने वाला सेंसेशन कहां जाना चाहिए, विजुअल एरिया में, ऑक्सीपिटल लोब में। जो हमारी नाक है उससे जाने वाला सेंसेशन कहां जाना चाहिए, टेम्पोरल लोब में, ऑल्फैक्टरी एरिया में बच्चों। ठीक है, कान से जाने वाला कहां जाना चाहिए, अगेन ऑडिटरी एरिया में, टेम्पोरल लोब के अंदर। जो टंग है, टेस्ट सेंसेशन की इंपल्सेस कहां पहुंचनी चाहिए बच्चों, पैराइटल लोब के अंदर, गस्टेटरी एरिया में। मान लो ये सेंसेशंस गलत जगह चली जाए, आंख वाली जा रही है ऑल्फैक्टरी एरिया में, है ना, नाक वाली जा रही है ऑडिटरी एरिया में, इस तरह से यदि उल्टी सीधी चली जाए तो क्या आप प्रॉपर वे में सेंसेशंस को परसीव कर पाओगे, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं ना। तो इसका मतलब एक बीच में एरिया ऐसा भी होना चाहिए, एक जंक्शन ऐसा होना चाहिए जो इस चीज को सॉर्ट आउट करे। अरे कि हाँ कि भाई तू कहां से आया है, यहां से आया, चल तू यहां जा। अच्छा तू कहां से आया है, कान से आया है, चल तेरे को यहां जाना है। अच्छा तू कहां से आया, आंख से आया है, चल तू विजुअल एरिया में जा। तू कहां से आया है, स्किन से आया, चल तू सोमेटिक सेंसरी या सोमेस्थेटिक एरिया में जा। आगे बात समझ में, वो जंक्शन का काम कौन कर रहा है, थैलेमस। जितनी सेंसरी इंपल्सेस है पहले यहां पहुंचेगी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, फिर ये पर्टिकुलरली कहां कहां भेजनी, वहां वहां भेजेगा, यहां से नए न्यूरॉन्स निकलेंगे। रिले कर रहा है सेंसरी इंपल्सेस को टू देयर पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज बच्चों। आई थिंक क्लियर है। तो अल्टीमेटली जब तक सेंसरी इंपल्सेस सही जगह नहीं पहुंचेगी, हम मोटर रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। तो ये किसको भी कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। मेन चीज याद रखनी, इट एक्ट्स एज सेंसरी रिले सेंटर। आई थिंक थैलेमस भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। लास्ट पार्ट किसका, डायंसेफेलॉन का, जो इसका फ्लोर बनाता है बच्चों, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस, फ्लोर बनाएगा। और ये जो हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे बच्चों अगेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड खुद एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। ये तो आप लोअर क्लासेस में 10th में भी पढ़ चुके हो। हाइपोथैलेमस खुद हार्मोन्स बनाता है बच्चों। ये हार्मोन्स मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, है ना। इसीलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और क्योंकि ये उसको कंट्रोल करता है तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों। आगे बात समझ में, तो ये हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसी से मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल हो रही है। हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक रोड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बच्चों इन्फंडिबुलम। तो एक पॉइंट तो हमें क्या याद रखना है कि हाइपोथैलेमस डायंसेफेलॉन की फ्लोर बना रहा है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ये जो हाइपोथैलेमस है इसके नीचे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इन्फंडिबुलम से एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। बाकी डिटेल्स क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में सब एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएगा, जो कि हमारा न्यूरल कंट्रोल के बाद अगला चैप्टर भी होने वाला है बच्चों, है ना। एक्सक्रीशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दो ही बच रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हमें देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, नीट के अंदर, AIPMT के अंदर, स्टेट के सबके अंदर पूछे गए हैं बच्चों। कंट्रोल्स हंगर एंड थर्स्ट,
है ना, इनके लिए सेंटर्स, हमारी भूख जो हमें लगती है उसके लिए जो सेंटर प्रेजेंट है उसको रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए वो भी हाइपोथैलेमस में। हमें जो प्यास लगती है उसके लिए भी सेंटर हाइपोथैलेमस में है ना। जो प्यास लगती है बच्चों वो कैसे लगेगी, मान लो आप धूप में 2-3 घंटे तक शॉपिंग कर रहे हो, पानी वानी पीने का ध्यान नहीं रहा, पर्टिकुलरली गर्ल्स को ऐसा होता है जब शॉपिंग मिल जाए तो सब भूल जाती है ना। 3-4 घंटे तक गर्मी खूब थी, स्वेटिंग हो रही थी, लगातार पसीना निकल रहा था, पानी आपने पिया नहीं, बॉडी में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। जब फ्लूइड लॉस होगा बॉडी से तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सोल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि पर्टिकुलरली पानी का लॉस ज्यादा हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ योर सोल्यूट्स बढ़ेगा बच्चों। और जैसे ही हमारे बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है बच्चों, नॉर्मल 300 के आसपास होती है, जैसे उससे ज्यादा जाएगी, आपके हाइपोथैलेमस में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी इन बॉडी फ्लूइड्स की बढ़ती हुई ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई गाढ़ा हो रहा है बॉडी फ्लूइड, पानी की कमी हो रही है बॉडी में, पानी चाहिए। फटाफट दो काम होंगे, एक आपकी प्यास बढ़ जाएगी, थर्स्ट स्टिमुलेट होगी, थर्स्ट इंड्यूस होगी, आप ज्यादा पानी, आपको प्यास, अरे मेरे को पानी दो, पानी दोगे तो पानी रिप्लेनिश होगा, वापस से रिकवरी होगी पानी की। दूसरा काम क्या होता है बच्चों, आपकी किडनीज के थ्रू जो यूरिन के फॉर्म में पानी का लॉस हो रहा था उसको कम कर दिया जाएगा बाय द फॉर्मेशन, बाय द रिलीज ऑफ अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज व्हाट, वासोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो ऐसे तो ये थर्स्ट को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, आपके हाइड्रेशन लेवल को रेगुलेट करता है। दूसरा, हंगर को कैसे रेगुलेट करेगा बच्चों, उसके लिए सैटिस्फैक्टरी सेंटर होता है। आपने फील करा हो जब भी आप खाना खाते हो तो एक लिमिट के बाद आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है, यार पेट भर गया, वो कैसे आ रही है, उसके लिए हमारे हाइपोथैलेमस में सैटिस्फैक्टरी का मतलब ही होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, सैटिस्फैक्टरी सेंटर होता है। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी आपका ये सैटिस्फैक्टरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा जो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा यार पेट भर गया, आप खाना बंद कर। कुछ लोग उसके बाद भी नहीं करते, यहां तक बढ़ लेते हैं। दैट इज व्हाट, रेगुलेशन ऑफ हंगर। क्लियर है बच्चों, ठीक है, गुड मॉर्निंग आसमा। फिर थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है बच्चों। ये कैसे करता है, सर्दियों में, अभी सर्दियां, विंटर्स, आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है बाहर तो शिवरिंग होती है बच्चों। शिवरिंग क्यों हो रही है, शिवरिंग इज अ मैकेनिज्म टू सेव यू अगेंस्ट कोल्ड टेम्परेचर। कैसे, शिवरिंग में क्या है, शिवरिंग को हम डिफाइन करते हैं लोकोमोशन मूवमेंट में बता चुका हूं बच्चों, दिस इज व्हाट एक्चुअली इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर वॉलेंट्री मसल्स। देखो हमारे हाथों की मसल्स, हमारे जोज की मसल, जबड़ों की मसल्स जो होती है वॉलेंट्री मसल्स है, ये हमारे कंट्रोल में होती है। हमारे हाथ में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट तब तक नहीं होंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे, है ना। जोज का मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। बट जब बहुत ठंड होती है तो शिवरिंग में आप कंट्रोल करना चाहते हो तब भी कंट्रोल नहीं होता, लगातार आपके जबड़े ऐसे करेंगे, है ना, आपके हाथ में भी वाइब्रेशन शिवरिंग होती है बच्चों। मतलब उस समय आपका हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, आपके ब्रेन के मोटर एरियाज को सिग्नल्स भेज रहा है कि भाई ठंड बहुत है, बॉडी को हीट की रिक्वायरमेंट है, आप वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रैक्ट करवाओ ताकि उनमें हीट जनरेट हो और उस हीट की मदद से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जा सके। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर आपकी वॉलंटरी मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, देयर इज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर वॉलंटरी मसल्स बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा। हिमेचूरिया वर्ड तो बिल्कुल अपन एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं, हिमेचूरिया इज नथिंग बट व्हाट, लॉस ऑफ ब्लड विद यूरिन, है ना। कोई इंजरी हो जाए बीच में यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, यूरेटर्स के अंदर कोई इंजरी हो जाए तो फिर यूरिन के साथ ब्लड जा सकता है, दैट इज हिमेचूरिया, है ना। तो बाकी हंगर इनडायरेक्टली सटाइटिस है, सटाइटिस सेंटर डीएक्टिवेट हुआ आपको भूख लग जाएगी, सटाइटिस सेंटर एक्टिवेट हुआ आपकी भूख कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी उस वक्त, सिंपल। तो अल्टीमेटली फुलनेस के थ्रू ही तो हंगर को रेगुलेट कर रहा है, तो इंटरलिंक्ड है। आप उसको ये बोलोगे कि हंगर का कंट्रोल है ना। टेम्परेचर में आया जैसे सर्दियों में, सर्दियों में और क्या काम करता है, देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक और काम करता है, आपकी स्किन में जो ब्लड कैपिलरीज है उनको कंस्ट्रक्ट कर देता है, नेरो हो जाएगी वो। तो होगा क्या, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है बच्चों, मोस्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम वो किधर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स योर डीप सेंट्रल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ। क्यों, क्योंकि पेरिफेरल स्किन में जो वेसल्स थी आपने उनको नैरो कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, उनका वॉल्यूम कम हो गया, तो वहां का ब्लड किधर शिफ्ट हो गया, बॉडी के डीप पार्ट्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में। वहां पर हीट इजिली कंजर्व रह सकती है, लेकिन क्योंकि ब्लड का बहुत सारा पार्ट जो पहले एक्सटर्नल एनवायरमेंट के एक्सपोजर में था थ्रू योर स्किन, वो अब कम एक्सपोजर में है, तो उससे हीट लॉस कम होगा, हीट लॉस कम होगा, बॉडी में हीट ज्यादा कंजर्व रहेगी, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसका जस्ट उल्टा हाइपोथैलेमस गर्मियों में कर देता है। वो क्या करता है गर्मियों में, गर्मियों में आपने देखा होगा जब आप धूप में निकलते हो आप कईयों का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, कारण उस समय ये जरूरी है कि आप बॉडी में से हीट का लॉस करवाओ एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। तो उस समय हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी स्किन में जो ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज होती है उनके डायमीटर को बढ़ा देता है बच्चों। बेटा कैपिलरीज और वेसल्स में डिफरेंस ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन चैप्टर में बता चुका हूं,
आप एक बार वो लेक्चर खोल के देखना, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी है ना। कैपिलरीज में सिर्फ सिंगल वॉल होती है बच्चों, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स की, जबकि वेसल्स जो दूसरी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स, उनमें आपको 3 लेयर्स मिलेगी बच्चों वॉल के अंदर। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, थिक वॉल होती है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू कैपिलरी। ये डिफरेंस होता है कैपिलरीज में और ब्लड वेसल्स में। जो बाकी की कैपिलरी भी एक तरह की ब्लड वेसल ही है, लेकिन बाकी की ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स में और कैपिलरीज में डिफरेंसेस बहुत डिटेल में बताया, वहां देख लेना बच्चा, है ना। यहां पर अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, गर्मियों में क्या होगा। तो गर्मियों में क्योंकि बॉडी से हीट निकालना जरूरी है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम रहे, तो उस समय हाइपोथैलेमस आपकी स्किन की जो ब्लड वेसल्स है कैपिलरी रीजन को डायलेट कर देगा। डायलेट कर देगा तो आपका बॉडी का काफी ब्लड आपकी स्किन में आ जाएगा। स्किन में आने का मतलब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, एक्सपोजर में आ गया, और इस ब्लड के थ्रू जो हीट है वो काफी किसमें लूज हो जाएगी बच्चों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर उसका लॉस हो जाएगा, तो बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा। दूसरा मैकेनिज्म गर्मियों में स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आएगा, उसके थ्रू भी हीट का लॉस होगा, ये करवाता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इन मैकेनिज्म्स के थ्रू क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है बच्चों, है ना। बिहेवियर एंड इमोशंस को भी रेगुलेट करता है बच्चों। कैसे? उसके लिए ये किसके साथ मिलकर काम करता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक क्लॉक के साथ, जो क्या होता है अभी हम देखेंगे बच्चों आगे। तो अभी याद रखो बिहेवियर एंड इमोशंस। फिर बायोलॉजिकल क्लॉक या स्लीप वेक साइकिल, आपने देखा होगा कि रात पढ़ते पढ़ते हमें ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाती है ना। सुबह एक लिमिट के बाद हम नहीं सो पाते, कुछ होते हैं जिनको दिन भर सुला लो लेकिन फिर भी एक बार तो उठते ही हैं, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, बट आपने देखा होगा कि एक लिमिट के बाद सुबह नींद खुल ही जाती है, चाहे आप पड़े रहो बिस्तर में। तो एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई है, एक रिदम बनी हुई है कि रात होते होते नींद आने लग जाएगी, दिन होते होते वापस से नींद घट जाएगी, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। वो जो स्लीप वेक साइकिल है बच्चों, उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। 8-10 साल की एज तक इसमें पीनियल ग्लैंड का भी रोल होता है, लेकिन उसके बाद पीनियल ग्लैंड डीजनरेट कर जाती है, और उसके बाद किसका रोल रहता है पूरी लाइफ, हाइपोथैलेमस हमारी स्लीप वेक साइकिल यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है बच्चों। ठीक है, आ गया बात समझ में। फिर एंडोक्राइन कंट्रोल, अभी मैंने आपको बताया था, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एंडोक्राइन कंट्रोल में भी इसका काफी बड़ा रोल होता है। प्लस अभी जो सारी चीजें अपन ने देखी, इनमें से काफी चीजें इनवॉलंटरी है। हंगर का कंट्रोल इनवॉलंटरी, आपके बस में नहीं है। थर्स्ट का कंट्रोल इनवॉलंटरी, आपके बस में नहीं है। टेम्परेचर रेगुलेशन इनवॉलंटरी, आपके बस में नहीं है। एंडोक्राइन कंट्रोल इनवॉलंटरी, आपके बस में नहीं है। और जितने भी हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं बच्चों, उनको कौन रेगुलेट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो इनवॉलंटरी ऑटोनोमस है, जो अपने हिसाब से काम करता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये भी कह सकते हैं कि जो एएनएस कंट्रोल है बच्चों, वो भी इसके पास होता है ना, उसमें भी ये रोल प्ले करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन में। क्लियर? तो ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं बच्चों, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस पूछे जाते हैं। फिर एनसीईआरटी ने एक और चीज आपको बता रखी है, एक और टर्म बता रखा है, दैट इज लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। क्या होता है देखते हैं बच्चों, क्या लिखती है एनसीईआरटी। द इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। देखो यहां से समझेंगे इसको हम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये पूरा सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम में ये अपन बाकी के पार्ट सारी हटा देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए। अब सेरिब्रम में बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जिसमें डायनसेफ्लोन भी आ गया, एंड डीप पार्ट्स ऑफ दिस सेरिब्रम, ये सेरिब्रम का बाहर का सुपरफिशियल पार्ट, ये बीच का डीप पार्ट। इस डीप पार्ट में कुछ एरियाज प्रेजेंट हैं। एरियाज आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, अलग अलग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जिनका अलग अलग काम है। उनमें से 2 एरियाज के नाम आपको याद रखने हैं, डीप एरियाज ऑफ सेरिब्रम में। एक आपको याद रखना है अमाइगडेला, अमाइगडेला, और दूसरा बच्चों आपको याद रखना है हिप्पोकैम्पस, है ना। दीज आर नथिंग बट डीप एरियाज ऑफ सेरिब्रम, हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के डीप एरियाज। ये दोनों एरियाज प्लस और कुछ डीप एरियाज ऑफ द सेरिब्रम प्लस डायनसेफ्लोन के काफी एरियाज जैसे थैलेमस हो गया, ये सब मिलकर इनको हम कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अलग से क्यों नाम दिया, क्योंकि पर्टिकुलरली बिहेवियर, इमोशन, इन पर्टिकुलर फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं बच्चों, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमने एक फंक्शनल यूनिट का नाम दे दिया इनको लिम्बिक सिस्टम, जिसमें सेरिब्रम के काफी डीप स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस आ रहे हैं, प्लस जो डायनसेफ्लोन है उसके भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों। अब इस लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है, मेमोरी।
इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को, गुस्सा आना, खुशी होना, गम होना, इन सबको ये रेगुलेट करता है बच्चों। ठीक है। हिप्पोकैम्पस की यदि मैं बात करूं तो एक मूवी आई थी पहले, गजनी। आई थिंक नाम तो सबने सुन रखा होगा मूवी का, और काफी बच्चों ने देख भी रखी होगी। बहुत ऐसा नहीं है, जब हम कॉलेज में थे, मैं जब एमबीबीएस कर रहा था तब ये मूवी आई थी और बहुत हिट हुई थी, बहुत क्रेज था, हमने हॉल में जाकर देखी थी, है ना। टिकट मिलना भारी हो गया था, 3 बजे का शो देखने गए थे और रात को 9 बजे वाले शो का टिकट मिला था, हॉल के बाहर ही वेट करते रहे थे। तो बच्चों गजनी में यदि आपने ध्यान दिया हो तो स्टोरी तो आई थिंक सबको पता होगी कि आमिर खान की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसको 15-20 मिनट पहले क्या हुआ था वो याद नहीं रहता है। डीप जो पास्ट मेमोरी, रिमोट मेमोरी है, वो तो याद है उसको, लॉन्ग टर्म मेमोरी तो हाँ, लेकिन जो रिसेंटली कुछ होता है वो याद नहीं रहता, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो होता है। अब यहाँ पर ठीक है, पिक्चर हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो, नहीं देखी हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम यूजुअली जब मूवीज वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर जो ठीक है सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो तो हमें याद रहती है, लेकिन हम काम की चीज़ों को कई बार मिस कर जाते हैं। वहाँ पर यदि किसी ने ध्यान दिया हो तो शुरुआत में जो एक्ट्रेस होती है, जो वास्तव में अब सुसाइड कर चुकी है कुछ साल पहले, वो एक्टर जो डॉक्टर का रोल प्ले करती है, वहाँ पर आमिर खान की जो एमआरआई होती है उसके बारे में बात करती है और वहाँ बोलती है कि हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट डैमेज्ड है ना, और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ। तो वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिली कि हिप्पोकैम्पस आपकी मेमोरी को रेगुलेट करने वाला पार्ट होता है बच्चों। आगे बात समझ में, ये एक चीज आपको बताना चाह रहा था, याद रखना, हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों आपकी, है ना। तो ये जो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम है, किस किस से मिलकर बन रहा है वो यहाँ मेंशन है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है। डीप सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स लाइक अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस वगैरह मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। काम क्या है इसका, साफ साफ लिख रखा है एनसीईआरटी ने, ये लिम्बिक लोब अलोंग विद हाइपोथैलेमस, है ना, इनफैक्ट थैलेमस भी इसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों, आप पढ़ोगे जब एमबीबीएस में आगे। दिस लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, लाइक खुशी, प्लेजर, लाइक रेज, गुस्सा, लाइक डर, फियर, साथ साथ मोटिवेशन, है ना। ये सारी चीज आपका लिम्बिक सिस्टम से काम कर रहा है तो आप डिप्रेस्ड नहीं फील करोगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे। ये सारी चीजें किस लेवल पे रेगुलेट हो रही है बच्चों, एट द लेवल ऑफ लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। क्लियर, ये फोर ब्रेन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हैं बच्चों। अब क्या बचा है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। मिड ब्रेन भी कंप्लीट हो जाएगा, हाइंड ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मेनिंजेस जो कवरिंग्स होती है हमारे सीएनएस के बाहर बच्चों, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर, पायामेटर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे सीएसएफ के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सीएनएस का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो इस चैप्टर में मेजर पार्ट बचेंगे उसमें मेनली एक तो रिफ्लेक्स सेक्शंस बचेगा बच्चों, है ना, सेंसरी ऑर्गन्स वाला पार्ट बचेगा। इतना ही आपको एनसीईआरटी ने इसके अंदर दे रखा है। क्लियर है, तो आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करेंगे। आई थिंक मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो बच्चों। क्या है भाई, ब्रीदिंग चैप्टर मुझे याद नहीं होता सर। बेटा ब्रीदिंग तो बहुत आसान है, ब्रीदिंग में आपको कुछ भी नहीं करना। ब्रीदिंग में एक बार जो मैंने आपको लेक्चर्स दे रखे हैं वो देख लेना, और जो मैंने आपको पॉइंट वाइज नोट्स प्रोवाइड करे हैं बच्चों, उन नोट्स को आप एक बार पढ़ लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ ब्रीदिंग आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। एक्चुअली देखो, आपको नोट्स क्यों याद नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी को रटने की कोशिश करते हो, लेकिन बायोलॉजी को समझो फिर याद करो, है ना। मैं यही कह रहा हूं, कैसे करूं वही मेन चीज है बेटा आसमा। आप लोग जिस दिन बायोलॉजी को समझ के याद करने लग जाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले समझो और फिर याद करो। रटना है, बायोलॉजी को रटना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रटना तो पड़ेगा। लेकिन आप लोग बिना समझे रटने की कोशिश करते हो, वो पॉसिबल नहीं है। एक बार समझ लो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार मेरे कहे, सिर्फ मेरी एक बार बात मान लो कि जो मैंने लेक्चर आपको दिया वो देख लेना। ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है, छोटा चैप्टर है रिलेटिवली। उनको देखने के बाद जो नोट्स आपको मैंने दिए एक बार उनको पढ़ लेना, ठीक है। आपके पास बस ये कि नोट्स कभी भी मैं प्रेफर नहीं करता कि आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ो, आप टैब पे या मोबाइल पे पढ़ो। नोट्स आपके पास कागज पे होने चाहिए जिनको आप अंडरलाइन कर सको, है ना। जब ये कर लोगे फिर आप मेरे से बात करना, फिर आप बताना कि आपको ब्रीदिंग याद या नहीं हुआ, है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत हो बोल सकते हो। बेटा रिवीजन देखो, बायो का रिवीजन अल्टीमेटली करना तो एनसीईआरटी, लास्ट मोमेंट पे तो एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन जब शुरुआत में अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कई बच्चे करते हैं शुरू पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वो नहीं पहुंच पाते कभी भी 320 प्लस। पूरे साल आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ शुरुआत में डीप कंटेंट आपको, इन डेप्थ कंटेंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अलोंग विद दी एनसीईआरटी। तो पूरे साल आपको नोट्स प्लस एनसीईआरटी पढ़ना है,
और लास्ट में जो आप लास्ट मंथ रिवीजन करते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिर एनसीईआरटी। तो आप ये भी कर सकते हो कि जो नोट्स में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए होते हैं जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप उसमें नोट कर लो, और टाइम बचाना हो तो कुछ मत करो, आपके नोट्स में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको अलग से एक हाईलाइटर से मार्कर से मार्क कर लो, तो आपको पता रहेगा कि भाई ये वो पॉइंट है जो एनसीईआरटी में कवर नहीं हो रहे। तो आप जब भी रिवीजन करो पहले एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर आपके नोट्स में से सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लो, दैट्स इट, है ना। आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि एनसीईआरटी तो मेरी कवर्ड है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ जो चीजें बाहर से पूछी जा सकती है या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो भी मेरी कवर हो गई बच्चों। बस इतना सा काम करना है ना। फिर भी कोई भी दिक्कत आए आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, मैंने बता ही दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, है ना। इंस्टा का लिंक दे रखा है ऐप के ऊपर बच्चों, डैशबोर्ड के ऊपर, फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है आपको डैशबोर्ड के ऊपर। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। तो एक बार फिर से वो जनता जो पहली बार जुड़ रही है, जिन्होंने पहली बार लेक्चर देखा है, आपको इस समय चैनल पे बच्चों दो तरह के लेक्चर्स मिलेंगे। एक तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट लेक्चर्स, जिसमें 17 चैप्टर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर, प्लस डिटेल्ड लेक्चर्स जो जोश और जुनून बैच के अंदर चल रहे हैं। कंबाइंडली यदि हम देखें बच्चों तो इस समय जो 38 चैप्टर्स हैं नीट बायोलॉजी के, उनमें से 24 चैप्टर्स चैनल के ऊपर और ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, प्लस 38 के 38 चैप्टर्स जो हैं एनसीईआरटी के, उनमें हमने हाईलाइटिंग करके आपको पीडीएफ्स पूरे 38 चैप्टर्स की ऐप के ऊपर अवेलेबल करा रखी, कौन सी लाइंस लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सी मोर एंड कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 कलर कोडिंग हमने वहां यूज कर रखी है। येलो कलर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए बट पढ़नी है वो, फिर ग्रीन मोर इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए, और रेड हमने यूज कर रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए जो लास्ट मोमेंट पे एक बार देखकर जानी ही जानी है। तो वो सारी पीडीएफ्स आपके पास है। 24 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपके पास है ना, उनमें से काफी डिटेल्ड भी हैं 12-13 चैप्टर्स के, और बाकी तो एनसीईआरटी से तो हैं ही से 17 चैप्टर्स के, और लगातार अब ये अपडेट होते जा रहे हैं, अपलोड होते जा रहे हैं। डिटेल लेक्चर्स भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एनसीईआरटी के भी री अपलोड होने स्टार्ट हो गए वन शॉट लेक्चर्स के फॉर्म में बच्चों। वन शॉट एनसीईआरटी भी वहां पर, जो कि मोर देन सेल्फ सफिशिएंट होती है। आपको बहुत कम रेयर प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पर इतना कोई अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा होगा बच्चों, आपको एक एक लाइन आपको पोस्टमार्टम करके दे रहा होगा। बाकी सब क्या कर रहे हैं, समय एनसीईआरटी पढ़ा के खत्म कर रहे हैं, रीडिंग लगा रहे हैं। एनसीईआरटी को भी जितने बेटर वे में हमने पढ़ाया है, आई गारंटी दे सकता हूं कोई नहीं पढ़ा सकता। तो वैसे तो देखा जाए एनसीईआरटी मोर देन सेल्फ सफिशिएंट है, अपन ऐसा मानते हैं, और उसको भी हम डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं वहां पर। तो जहां तक सिलेबस की बात है, 24 चैप्टर्स एज सच अपन देखा जाए तो कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जो जोश एंड जुनून बैच का सब्सक्रिप्शन दे रखा बच्चों, उनमें भी आप देखना, आपको एनसीईआरटी रिवीजन का भी एक कॉलम बना हुआ है वीडियो लेक्चर्स का, रिवीजन लेक्चर्स के नाम से, और एक आपका डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स का है। तो डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और कोशिश ये है कि फेब एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो हो जाएंगे आपके, है ना, करीब करीब 25 चैप्टर्स के आसपास, तो कम से कम जो 80-85% वेटेज रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो रिवीजन लेक्चर्स या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स हमने जो एक सेगमेंट बना रखा है, इसमें पूरे 38 चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट हम 15-20 फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे। तो आप एनसीईआरटी तो पूरी की पूरी कवर उन लेक्चर से कर सकते हो। सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ्स अभी भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और जो डिटेल लेक्चर्स के नोट्स हैं तो रेगुलरली अपलोड होते ही, अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, हर 3 से 4 दिन में। इनको भी आप डाउनलोड करके पढ़ते रहो बच्चों, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। जितना मटेरियल मैंने आपको सोचिंग ऐप पे दे रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करो बच्चों। अभी और क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं। अभी आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं उनमें 50-50 क्वेश्चन है, वो 100 कर देंगे अभी हम बहुत जल्दी। तो 5000 क्वेश्चन तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए होंगे बच्चों, इतने कौन देता है। एक और अच्छी चीज है आप लोगों के लिए जो हम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम में हमने देखा था कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी, तो 1000 असर्शन रीजन क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी हम ऐप पे ला रहे हैं, विद इन 10 डेज आ जाएगी बच्चों, ताकि आप असर्शन रीजन क्वेश्चंस की भी अलग से प्रैक्टिस कर सको, है ना। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बच्चों। तो जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, है ना, ऐप डाउनलोड नहीं करी तो उसको कर लो बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।